गाड़ी शोरूम से बाहर भी नहीं निकली है, पर आपने सरकार को एडवांस में 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए एडवांस में दे दिए रोड टैक्स के नाम पर। यह पैसे आपने दिए हैं ताकि आपकी गाड़ी जो है कानूनी तौर पर रजिस्टर हो सके। सीधे शोरूम से गाड़ी निकलवाने के बाद आप अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी फुल करवाते हो और दोस्तों के साथ लंबी ट्रिप के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन जैसे आप अपनी गाड़ी निकाल के हाईवे पर जाओगे, आपके सामने होगा टोल प्लाजा, और टोल प्लाजा पार करने के बाद आपके मोबाइल में टन जैसी आवाज आती है और आपके फास्टैग से पैसे कट चुके हैं। अब आप यहाँ पर इरिटेट हो जाते हो कि यार, जब मैंने ऑलरेडी गाड़ी के ऊपर 1 से लेकर 2 लाख रुपए जो है रोड टैक्स दे दिया है, फिर मुझसे दोबारा टोल टैक्स के नाम पर टैक्स क्यों लिया जा रहा है। अक्सर ये सवाल जो है बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि हमसे जो है टोल टैक्स क्यों वसूला जा रहा है, जबकि हम गाड़ी पर ऑलरेडी जो है रोड टैक्स दे चुके हैं। फिर हमसे टोल टैक्स क्यों वसूला जा रहा है, हमसे आखिर ये डबल टैक्स क्यों लिया जा रहा है। और अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यानी कि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 19A कहता है कि हमको पूरे भारत के अंदर फ्रीली घूमने का, यानी कि हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, उसका मौलिक अधिकार है। तो क्या ये जो टोल बैरिगेट है मेरे संविधानों का उल्लंघन यानी कि वॉयलेशन नहीं कर रहे हैं? ये सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता भी है और लोग इसका जवाब नहीं ढूंढ पाते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ हाईवे पर हम 60 से लेकर 70 किलोमीटर का ट्रैवल कर लेते हैं, फिर भी जो हमारा टोल है वो 120-130 रुपए रहता है। पर कुछ टोल ऐसे हैं जिन पर हम कुछ किलोमीटर चलते हैं, 5 से 10 किलोमीटर, पर फिर भी हम 150 रुपए टोल देते हैं। यानी कि हम ज्यादा एक्सप्रेस यूज भी नहीं कर रहे, फिर भी हम बहुत टोल दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम रोड टैक्स से लेके टोल टैक्स तक का सारा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको पता लग जाएगा कि हम रोड पर रोड टैक्स क्यों देते हैं और टोल टैक्स क्यों देते हैं। आखिर हम अलग अलग एक्सप्रेस वे पे और कौन कौन से एक्सप्रेस पे क्या किस हिसाब से हम जो है टोल टैक्स देते हैं, क्या ये लीगल है कि हम रोडों पर टोल टैक्स देते हैं। अगर आप भी इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको इन सारे सवालों का जवाब आज मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं जो हम रोड टैक्स देते हैं। देखो, जब आप कोई सी भी गाड़ी परचेज करते हो, 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, 30 लाख की, 50 लाख की लग्जरी कार कुछ भी खरीदते हो, उस पर एक चीज कंपलसरी है कि आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि आरटीओ चार्जेस वगैरह आपको देना पड़ेगा। ये जितना भी चार्जेस है, 10 लाख की गाड़ी है या फिर 15 लाख की गाड़ी है, ये रोड टैक्स अलग अलग होता है। किसी गाड़ी पर आपको 1 लाख देना है, किसी गाड़ी पर 2 लाख देना है, किसी पे 1.5 लाख देना है। और लग्जरी गाड़ी है तो इस पर ज्यादा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपने एक गाड़ी पर जो है 1,50,000 का रोड टैक्स दे दिया है, पर आखिरी वो रोड टैक्स किसको जाता है? अगर आप दिल्ली के अंदर गाड़ी परचेज कर रहे हो तो जो आपने रोड टैक्स दिया है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, यानी कि जहाँ से आपने गाड़ी परचेज करी है उस स्टेट की गवर्नमेंट के पास वो रोड टैक्स जाने वाला है। यानी कि अगर दिल्ली से गाड़ी परचेज करी है तो आप दिल्ली की सरकार को रोड टैक्स दे रहे हो, यानी कि दिल्ली सरकार को आप पैसे दे रहे हो कि मेरे को रोड की सुविधा प्रोवाइड की जाए। और ये सारा जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर आप यूपी में हैं या फिर हरियाणा में, जहां पर भी आप अपनी गाड़ी को लेते हैं, आप उस सरकार को जो है रोड टैक्स दे रहे हो। कानूनी तौर पर आपने ये जो टैक्स दिया है वो रजिस्ट्रेशन और शहर के अंदर के रोड के लिए दिया है। एग्जाम्पल के लिए आपने जो है स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दिया है अपनी गाड़ी पे, आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट से अपने रोडों की कंडीशन के बारे में शिकायत कर सकते हो। मान लीजिए आपको आगरा जाना है, आप दिल्ली के अंदर अपनी गाड़ी परचेज करी है, दिल्ली के अंदर आपको जो है अच्छे खासे रोड मिल गए। जैसे आप यूपी में एंटर करते हो, आपको आगरा जाना है, सपोज कर लीजिए आपको 1 घंटे का रास्ता था, पर रोड इस कंडीशन के थे कि आपको 2 घंटे लग गए, तो आप किसको बोलोगे? अपने जहां पर गाड़ी परचेज करी है उसको शिकायत करोगे या फिर जिस स्टेट में आप ट्रैवल कर रहे हो उस स्टेट को करोगे? हर स्टेट जो है अपने अपना रोड टैक्स वसूलता है। कुछ स्टेट में रोड टैक्स कम होता है, कुछ स्टेट में रोड टैक्स ज्यादा होता है। जिस स्टेट के आपको रूट ठीक नहीं मिलते, आप उस स्टेट की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो। दिल्ली के अंदर जितनी गाड़ी रजिस्टर हुई है उन पे जो रोड टैक्स मिला है उससे दिल्ली सरकार डिसाइड करेगी कि उनको अपने रोडों पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहां पर पैसे लगाने हैं, कहां पर अंडरपास बनाना है, कहां पर स्मूथ रोड बनाना है, कहां पर उनको अच्छा रोड देना है, कहां पर 3 लेन रोड देना है, 5 लेन रोड देना है, 6 लेन रोड देना है। जिस हिसाब से उनको रोड बनाना है वो डिसाइड करेंगे। ऐसी सेम यूपी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन इन सब के ऊपर आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अभी तक तो मैंने आपको बताया कि हर स्टेट अपना रोड टैक्स वसूलती है, अपनी जनता के लिए रोड बनाती है, लेकिन इसके ऊपर एक और गवर्नमेंट आती है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है हाईवेज एक्सप्रेसवे बनाने का। एक गवर्नमेंट बॉडी है NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, ये अपने रोड खुद बनाती है। NHAI जो है स्टेट टू स्टेट को भी कनेक्ट करती है और स्टेट के अंदर भी हाईवेज बनाती है, स्टेट को स्टेट से भी कनेक्ट करती है, एक्सप्रेस भी प्रोवाइड करती है और जो है नेशनल हाईवेज भी प्रोवाइड करती है। मतलब कि जितने भी एक्सप्रेस लाइन वगैरह है वो सारे NHAI बनाती है। अब आपने बहुत से लोगों से ये भी सुना होगा कि जो एक्सप्रेसवे है वो प्राइवेट कंपनी चला रही है। हर एक्सप्रेसवे जो है, यानी कि हर एक्सप्रेसवे या हाईवेज जो है
वो प्राइवेट कंपनी ओन नहीं करती है। NHAI जो है 3 तरीके से रोड बनाती है। NHAI जो है खुद भी रोड बनाती है, इसको NHAI खुद कंट्रोल करती है, खुद टोल कलेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिल्ली से मेरठ वाला एक्सप्रेस, अगर किसी ने देखा है, आप अगर दिल्ली से मेरठ वाला एक्सप्रेस को जानते हो, तो वो NHAI ने खुद ने बनाया और उसमें जो टोल कलेक्ट करती है वो खुद NHAI ही कलेक्ट करती है। दूसरा मॉडल है BOT मॉडल, यानी कि NHAI जो है टेंडर निकालती है एक्सप्रेस बनाने के लिए, प्राइवेट कंपनी उस टेंडर पे बिडिंग करती है और डिसाइड, फिर जो बिडिंग जीतता है फिर वो एक्सप्रेस वे बनाता है और उस पर अपना टोल निकालता है। और ऐसे एक्सप्रेस वे या हाईवेज को जो है गवर्नमेंट कुछ टाइम के लिए लीज पे देती है, हो सकता है 10 साल के लिए, 15 साल के लिए भी, 20 साल के लिए भी, 35 साल के लिए भी। गवर्नमेंट डिसाइड करती है जब तक उसका प्राइवेट कंपनी ने जो रोड बनाया जब तक उसका कॉस्ट नहीं निकल जाती। एक हाईवे को 200 करोड़ में बनाया गया है, जब तक वो रकम वसूल नहीं हो जाती प्राइवेट कंपनी की और उसको इंटरेस्ट नहीं वसूल हो जाता, जब तक उसका प्रॉफिट नहीं आ जाता, जब तक वो एक्सप्रेसवे का टोल कलेक्ट कर सकता है। तीसरा मॉडल है TOT मॉडल। ये बेसिकली एक्सप्रेसवे है जिसको गवर्नमेंट ओन करती है, या फिर पहले सपोज कर लीजिए जो पहले टेंडर दिया हुआ है उसका टेंडर की अवधि खत्म हो चुकी है, अब वो गवर्नमेंट चाहती है कि इसको कोई और मेंटेन कर ले। गवर्नमेंट खुद भी मेंटेन कर सकती है, नहीं तो वो क्या करती है कि TOT मॉडल के तहत कंपनी ये एक्सप्रेसवे या हाईवेज को जो है लीज पे दे देती है 15 साल या 20 साल के लिए। उस पर प्राइवेट कंपनी जो है गवर्नमेंट को यानी कि NHAI को जो है पैसा दे देती है एडवांस के अंदर 2000 करोड़ 3000 करोड़, और उसको 10 से 20 साल के लिए अंदर अपने अंडर में ले लेती है और फिर जो है उससे अपना टोल वसूलती है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या टोल टैक्स जो है वो लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बिल्कुल साफ कहा है, टोल बेसिकली जो है वो कोई टैक्स नहीं है, ये एक यूजर फी है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे आपने ट्रेन की टिकट ले ली, वैसे ही हाईवे यूज करने के लिए आपको टोल देना पड़ता है। बहुत से लोगों का कहना है आर्टिकल 19A के तहत हमको कहीं भी इंडिया के अंदर फ्रीली मूवमेंट की आजादी मिली हुई है। बात बिल्कुल सही है, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, हमको कहीं पर भी आने जाने की इजाजत है। पर इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना है और मैं ट्रेन के द्वारा जा रहा हूँ, तो क्या मैं दिल्ली से मुंबई ट्रेन की टिकट बुक नहीं करता? मेरे को भले ही कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरे को अधिकार दिया हुआ है कि मैं फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता हूँ, तो क्या मैं ट्रेन के अंदर फ्रीली जाऊँगा? ऑब्वियसली सरकार मेरे को सर्विस दे रही है ट्रेन की, तो मैं उस पर टिकट परचेज करूंगा। जनरल की परचेज कर सकता हूँ, या फिर स्लीपर की भी, या फिर AC की भी, या फिर फर्स्ट AC सेकंड AC, जो मुझे सूटेबल होगी मैं उसकी टिकट बुक करूंगा और मैं दिल्ली से मुंबई पैसे देके जाऊंगा। सेम ऐसा ही गवर्नमेंट ने हाईवेज बनाए हुए जिन पर गवर्नमेंट जो है टोल कलेक्ट करती है, जो टोल कलेक्ट होता है उनसे दूसरे हाईवेज बनाती है। ऐसे ही गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू जनरेट करती है और लोगों के लिए अच्छे एक्सप्रेस बनाता है। ये एक पॉइंट है। इस बात पर कोर्ट ने भी कहा है कि एक डेस्टिनेशन से लेकर दूसरी डेस्टिनेशन पर आइडियली रोड होने चाहिए, यानी कि एक्सप्रेसवे के साथ आपको अल्टरनेट रोड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को दिल्ली से मेरठ जाना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं नॉर्मल रोड से जाऊँ जिसका मैंने रोड टैक्स भरा है, स्टेट के अंदर भी लगता है और दूसरे स्टेट के अंदर भी रोड की सुविधा मेरे को मिली है, जिससे तकरीबन मेरे को 2 घंटे 5 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर मुझे जल्दी पहुंचना है तो मैं एक्सप्रेसवे चुनूंगा, तो तकरीबन 1 घंटे 35 मिनट से लेकर 1 घंटे 45 मिनट तक लगते हैं। तो यानी कि मैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से अपना रोड चुन रहा हूँ। मेरे को अगर बहुत जल्दी पहुंचना है तो मैं एक्सप्रेसवे चुन रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को आराम से पहुंचना है तो मेरे पे अल्टरनेट भी है। मेरे को ऑप्शन दिया हुआ है सरकार ने कि आप कोई सा भी रूट चूज कर सकते हो। तो यानी कि एक डेस्टिनेशन से लेकर दूसरे डेस्टिनेशन तक मेरे पास अल्टरनेट रूट भी है। अगर मेरे पास कोई अल्टरनेट रूट नहीं होता, सिर्फ ये मैंडेटरी हो जाता कि यार मेरे को एक्सप्रेस वे ही जाना है, तो मैं कह सकता हूँ कि यार मेरे को और कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ सरकार ने, मेरी मजबूरी है, मेरे को टोल देना ही पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। अब थोड़ा समझा लेते हैं कि टोल टैक्स कैसे काम करता है, टोल टैक्स पे कौन से सिस्टम होते हैं और ग्राउंड रियलिटी कैसे है। बेसिकली मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ और दिल्ली से ज़्यादातर मेरे को ट्रैवल करना पड़ जाता है दादरी की साइड। मेरे पास दादरी पहुँचने के 2 रूट्स हैं। एक रूट है मैं या तो शहर के अंदर से GT रोड ले लूँ, उसके बाद मैं लाल कुआं पहुँचूँ, लाल कुआं से फिर मैं सीधा दादरी चला जाऊँ, ये ऑप्शन है। लेकिन इसमें मेरे को ज़्यादातर ट्रैफिक मिलता है, यानी कि मेरे को एक डेस्टिनेशन से मेरे को दिल्ली से पहुँचने दादरी पहुँचने में 2 घंटे भी लग जाते हैं। अगर इस पर जाम मिला तो हो सकता है ये टाइम ऊपर भी जा सकता है। तो मैं इस ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं दिल्ली से जहाँ पर हूँ, दिल्ली से गाजीपुर पहुँचता हूँ, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से मैं सीधा गाजीपुर जाता हूँ और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे वहाँ पर बनाया हुआ है, तो उसके साइड में मेरे को अल्टरनेट रोड मिलता है जो एक्सप्रेस के साथ साथ जाता है। ठीक है, मैं उस एक्सप्रेस वे के साथ साथ जाता हूँ, अल्टरनेट रोड यूज़ करके सीधा लाल कुआं तक पहुँचता हूँ उस एक्सप्रेस वे के साथ साथ ही, और लाल कुआं से वहाँ पर उतर जाता हूँ। लाल कुआं उतरने के बाद मेरे पास पहुँचता है GT रोड, और GT रोड से मैं सीधा जाता हूँ दादरी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि जैसे मैं दादरी पहुँचता हूँ, दादरी के पास 2 ऑप्शन है मेरे पास। एक है बाईपास, बाईपास से होते हुए मेरे को जहाँ जाना है वहाँ पर मैं पहुँच सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन है मैं मेन दादरी के रास्ते से सीधा जहाँ मेरे को पहुँचना है पहुँच जाता हूँ। लेकिन दोनों ही रास्ते आखिरी में जाके एक टोल पे लगते हैं जिसको बोला जाता है लोहाली टोल प्लाजा।
अब जहाँ पर मेरे को जाना है वो टोल के दूसरी साइड पड़ता है, तकरीबन 2 किलोमीटर। अगर मैं बाईपास यूज़ करता हूँ तो यानी कि मैं हाईवे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेन दादरी से जा रहा हूँ तो भी जाके मैं टोल प्लाजा पे ही फंसूंगा। तो यानी कि मैं कोई सी रोड से चले जाऊँ मेरे को टोल देना ही पड़ेगा। अब जैसे ही मैं टोल प्लाजा करता हूँ 2-3 किलोमीटर जाके पहला गाँव जो पड़ता है मेरे को उसी गाँव में जाना होता है। ठीक है, अब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ तो मेरे अकाउंट में से एकदम जो है 145 रुपये कट जाते हैं। यानी कि मैंने मुश्किल से मुश्किल अगर वो एक्सप्रेस पे 5 से 10 किलोमीटर भी यूज़ करा है तो मेरे अकाउंट से 145 रुपये कट जाते हैं। अब जो ये लोहाली टोल प्लाजा है ये बेसिकली गाजियाबाद से अलीगढ़ NH34 है, जहाँ पर जो टोल सिस्टम लगा हुआ है वो ओपन सिस्टम लगा हुआ है। अब वो ओपन सिस्टम क्या होता है मैं आगे बताता हूँ। अब मैं अपना दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अब मेरे को जाना है दिल्ली से हापुड़ की साइड, मैं सेम रूट फॉलो करूँगा। मैं दिल्ली अपने घर से जहाँ रहता हूँ वहाँ से गाजीपुर से इस बार मैं मेन एक्सप्रेस पे चढ़ूंगा और सीधा जहाँ मेरे को जाना है हापुड़ की साइड वहाँ पहुँचूंगा। और जहाँ पर मेरे को पहुँचना है यानी कि भोजपुर, जहाँ मेरे को टोल से उतरना है मैं भोजपुर की साइड उतर जाऊँगा। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर कोई टोल नहीं लगा हुआ है, बेसिकली यहाँ पर सेंसर वगैरह लगे हुए हैं। जैसे ही मैं मेन गाजीपुर से एंट्री लेता हूँ एक्सप्रेस पे, वहाँ पर कैमरा सेंसर और ये सब लगे हुए जो मेरे फास्टैग को और मेरी नंबर प्लेट को रीड करके मेरे अकाउंट की, मेरे गाड़ी की एंट्री रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं भोजपुर उतरता हूँ। अब भोजपुर उतरते मेरे तकरीबन जो मैंने ट्रैवल करा है वो तकरीबन 50 से 52 किलोमीटर मैंने एक्सप्रेस पे यूज़ कर लिया है। अब मैं भोजपुर से जैसे एग्जिट लेता हूँ वहाँ पर टोल लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली मेरी गाड़ी का फास्टैग और नंबर प्लेट रीड करके मेरे अकाउंट से पैसे काट लेता है। अब जानते हो जो मैंने रोड 55 किलोमीटर, तकरीबन 55 किलोमीटर जो एक्सप्रेस में मैंने यूज़ करा है वो मेरे अकाउंट से तकरीबन पैसे काटता है सिर्फ 90 रुपये। आप देख रहे हो, एक एक्सप्रेस वे से मेरे सिर्फ 55 किलोमीटर ट्रैवल करा, उसने मेरे सिर्फ 90 रुपये काटे। और दूसरा एक्सप्रेस वे जो है उसने मेरे अकाउंट से सिर्फ 5-10 किलोमीटर यूज़ करने के लिए 145 रुपये काटे। अब जो मैंने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे यूज़ करा है उस पर लगा हुआ है क्लोज सिस्टम। अब ये सिस्टम होता क्या, अभी इन सिस्टम को बताने से पहले मैं आपको दोनों एक्सप्रेस वे का बता दूं। जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है वो NHAI ने खुद ने बनाया है और खुद ही उस पर टोल कलेक्ट करती है। अब जो दूसरा एक्सप्रेस वे गाजियाबाद से अलीगढ़ वाला NH34 वो एक प्राइवेट कंपनी ओन करती है, जो 2015 में वो एक्सप्रेस वे चालू हो गया था। गवर्नमेंट ने जो है उस पर तकरीबन 24 साल का उस पर लीज पे दिया हुआ है, यानी कि 24 साल तक जो प्राइवेट कंपनी ने वो बनाया ओन करता है। उसके बाद जो है ये 24 साल के बाद जिस कंपनी ने वो बनाया, जो क्यूब कंपनी ने वो एक्सप्रेस वे बनाया, वो डायरेक्टली NHAI को वो एक्सप्रेस वे वापस ट्रांसफर कर देगी, यानी कि 24 साल तक प्राइवेट कंपनी उस एक्सप्रेस वे से पैसा अर्न करेगी। अब बात कर लेते हैं उस सिस्टम की जो मैंने आपको बताया था, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। जो मैंने एक्सप्रेस बताया आपको गाजियाबाद से अलीगढ़ वाला, ओपन सिस्टम पे काम करता है। अब ओपन सिस्टम पे क्या होता है, ओपन सिस्टम बेसिकली जहाँ से एक्सप्रेस वे शुरू हो रहा है वहाँ पर एक टोल प्लाजा बनाया जाता है और जहाँ एक्सप्रेस वे खत्म हो रहा है वहाँ पर एक टोल प्लाजा बनाया जाता है। अब होता क्या है कि आप कहीं से भी एंट्री ले लो और कहीं पर भी एग्जिट ले लो, आपने अगर टोल प्लाजा पार कर लिया तो आपके अकाउंट से उस पूरे रोड की, मतलब वो पूरा जो हाईवे है उसका टोल टैक्स वसूला जाएगा, जो कि मेरे केस में 145 था गाड़ी का, तो मेरे अकाउंट से पूरा 145 काट लिए गए। अब चाहे मैं उस एक्सप्रेस वे को 5 किलोमीटर यूज़ करूँ या उस एक्सप्रेस वे को मैं 90 किलोमीटर यूज़ करूँ, मेरे अकाउंट से पूरे पैसे काटे जाएंगे। लेकिन जो मैंने आपको दूसरा सिस्टम बताया था दिल्ली मेरठ वाला, उस पर लगा हुआ है क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा टोल प्लाजा वगैरह नहीं लगे होते। यहाँ पर बेसिकली जहाँ पर एंट्री वगैरह करोगे मेन एक्सप्रेस में, वहाँ पर आपके कैमरा, सेंसर, रेडार वगैरह लगे होते हैं जो आपकी गाड़ी का नंबर और साथ में आपका फास्टैग रीड कर लेते हैं और आपकी गाड़ी की एंट्री रजिस्टर कर लेते हैं एक्सप्रेस में। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे एक्सप्रेस पे एंट्री कर रहे हो तो अपनी गाड़ी को 5 सेकंड एंड सेंसर वगैरह पे आराम से चलाना ताकि वो आपकी एंट्री रजिस्टर कर ले। अगर आप ऐसे एंट्री नहीं रजिस्टर करोगे तो आपसे पूरा टोल का चार्ज वसूला जाएगा। तो मैंने गाजीपुर पे वो एंट्री करा ली। अब जहाँ पर मेरे को उतरना है वहाँ पर भी सेम चीज़ों को फॉलो करा गया, वहाँ पर भी सेंसर और कैमरा वगैरह और रेडार वगैरह लगे हुए जो मेरे कैमरा नंबर प्लेट और फास्टैग को रीड कर लेते हैं, एग्जिट को शो कर देते हैं। तो जितना मैंने ट्रैवल करा मेरे अकाउंट से यानी मेरे फास्टैग से वो पैसे काट लिए जाएंगे। ये सिस्टम बहुत अच्छा है। सिस्टम बेसिकली हर हाईवेज और एक्सप्रेस पे होना चाहिए, यानी कि जितना आपने रोड यूज़ करा, जितना आपने एक्सप्रेस पे यूज़ करा, आपने उतना पे करा। ये आपके वॉलेट पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालता। मतलब अगर आप 55 किलोमीटर यूज़ कर रहे हो तो आप उसके लिए सिर्फ 90 रुपये दे रहे हो, जो कि काफ़ी जायज़ है, लोगों को ज़्यादा चुभता भी नहीं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी वाले होते हैं, मतलब जो प्राइवेट कंपनी टेंडर में रोड बनाए जाते हैं, वो बेसिकली ऐसे ही टोल प्लाजा बनाते हैं ताकि उन पर ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके। मेरे हिसाब से और लोगों को जो मानना है, जो लोगों का फ्रस्ट्रेशन होता है वो प्राइवेट वालों से होता है, क्योंकि उनसे पूरा टोल वसूल करा जाता है। आप चाहे 5 किलोमीटर करो चाहे 20 किलोमीटर करो, जो कि NHAI खुद बनाती है, उन पर टोल कम होता है क्योंकि उन पर सेंसर वगैरह होता है। वहाँ पर वर्क लोड जो है, ह्यूमन वर्क जो होता है वो थोड़ा कम होता है। वहाँ पर अपना भी सरकार का पैसा बचता है और उस पर लोगों का भी पैसा सेव हो जाता है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी ओन करती है, जो लीज पे होते हैं, बेसिकली वो ओपन सिस्टम पे होता है, तो यहाँ पर आपका टोल ज़्यादा कटता है।
पूरे रोड की कॉस्ट लेते हैं। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को हर टोल पर क्लोज सिस्टम लगा देना चाहिए, यानी कि जितना आप एक्सप्रेस वे या हाईवे यूज़ करो उतना पैसे दो, जो कि लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, जैसे ये लोहाली वाला टोल प्लाजा है, इसके आसपास जितने गांव आते हैं, ठीक है, मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ कि यार, क्योंकि देखो वो वहाँ पर फास्टैग रीडर भी लगे हुए हैं। अब गाड़ी के अंदर मैंडेटरी है कि आपकी गाड़ी में फास्टैग भी होना चाहिए। लोकल के लिए एग्जेंशन होता है टोल में कि अगर 20 किलोमीटर के रेडिएशन में वो आ रहे हैं या फिर मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर के रेडिएशन में वो आ रहे हैं टोल के, तो उनको वो टोल फ्री में मिलता है। लेकिन उनको अपनी आई कार्ड वगैरह दिखानी पड़ती है, तब वो टोल ओपन होता है। लेकिन सपोज कर लीजिए अगर उनके फास्टैग, उनकी गाड़ी पर फास्टैग लगा हुआ है और टोल पर जाकर अपनी ID दिखा रहे, तब तक तो सिस्टम जो ऑलरेडी उनका अकाउंट से पैसे काट लेगा। अब मैंने ये चीज़ नोटिस भी करी है और मैं ये चीज़ जानता भी हूँ कि जो लोकल होते हैं वो अपना फास्टैग छुपा लेते हैं, यानी कि विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगाते या फिर उसको छुपा के रखते हैं, ताकि उनका जो लोकल वाला टोल प्लाजा है उनसे वो पैसे ना काट सके। लेकिन उनको भी पता है कभी कभी उनको दूर जाना पड़ जाता है, पेरिफेरल एक्सप्रेस पे भी चढ़ना पड़ जाता है, तो उनको फास्टैग से हटाना पड़ता है। जब वो रात को वापस आ रहे होते हैं, कभी भी वापस आ रहे होते हैं, तो फास्टैग पे जैसी लोकल ID पे लोहाली वाले पे पहुँचते हैं, लोकल कोई भी एक्सप्रेस पे हो, सेम एग्जाम्पल है, ठीक है, पहुँचते होंगे तो उनके अकाउंट से पैसे कट जाते होंगे। यानी कि लोकल वालों के लिए ये बड़ी सिरदर्दी है। तो कहीं ना कहीं उनसे अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कट जाते हैं, उनके फास्टैग से पैसे कट जाते हैं। तो अब तक हमने समझा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, और टोल और एक्सप्रेस वे कौन बनाता है, और उनसे टोल कैसे कलेक्ट करा जाता है, और रोड टैक्स क्या होता है, टोल क्या होता है, वो मैंने अभी तक आपको अच्छे से समझा दिया है। लेकिन अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस वे यूज़ करो, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो अल्टरनेट रोड होते हैं उनको ठीक तरीके से नहीं बनाया जाता, उनकी कंडीशन ठीक नहीं होती है, वहाँ से उससे ट्रैवल करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। मतलब उससे जहाँ पर 1 घंटा लगना है उससे कम से कम 2 घंटे लगते हैं उस रोड को। और लोगों का ये भी कहना है कि यार ऐसा गवर्नमेंट खुद जानबूझ के रोड बनाती है ताकि लोग जो हैं एक्सप्रेस वे से ज़्यादा ट्रैवल करें और गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा NHI से टोल कलेक्ट किया जा सके, ताकि उनको ज़्यादा अच्छा खासा रिवेन्यू हो सके। क्या आपका भी उनमें से मानना है कि गवर्नमेंट खुद जानबूझ के ऐसे रोडों को कंडीशन में रखती है ताकि लोग एक्सप्रेस वे ज़्यादा यूज़ करें? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब अगर आप टोल दे रहे हो तो आपको अपने अधिकार भी पता होने चाहिए। NH फी रूल 2018 के तहत अगर टोल प्लाजा पर जो है 100 मीटर से लंबी लाइन बन गई तो नियम कहता है कि जब तक लाइन क्लियर ना हो जाए गाड़ियों को बिना टोल दिए निकाला जाए। हालांकि ग्राउंड रियलिटी में इसका पालन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, और हमें इसके लिए आवाज उठानी भी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा इसी चीज को लेकर जो है टोल प्लाजा पर लड़ाइयां भी हो जाती हैं, पर टोल प्लाजा वाले, खासकर प्राइवेट टेंडर वाले जो होते हैं, वो इस नियम को जानते भी नहीं, उन्हें इस नियम के बारे में जानना भी नहीं। उनसे इस नियम के बारे में लड़ाई करनी शुरू कर दो, वो आपसे लड़ने को तैयार है। दूसरा नियम हमारा फास्टैग का नियम। अगर आपकी गाड़ी पे फास्टैग लगा हुआ है तो मैक्सिमम वेटिंग टाइम जो है वो 10 से 15 सेकंड है। अगर इससे ऊपर टाइम जाता है, मतलब आपको फास्टैग रीड करने में इससे ऊपर टाइम लग रहा है, तो टोल वालों को जो है आपको बिना चार्ज दिए जाने देना होगा। पर ग्राउंड रियलिटी क्या है वो हम सबको पता है। इन दोनों नियमों को टोल प्लाजा वाले, खासकर की प्राइवेट वाले, इनको मानते ही नहीं। अक्सर इन्हीं 2 नियमों को लेकर ग्राउंड रियलिटी पे लड़ाइयां होती हैं। बाकी आपकी क्या राय है टोल टैक्स के ऊपर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।